So hello everyone, my name is Ayusha and I am a first year MBBS student at All India Institute of Medical Science ऋषिकेश, that is एम्स ऋषिकेश। देखो अभी क्या हो रहा है कि अभी थोड़ा ना मेरी हेल्थ की इशू रखी है, जिसे मैंने अपने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था। जिस वजह से क्या रहा है कि मैं अपनी वीडियो को रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं अपने घर आया हुआ हूँ, तो सो दैट आई कैन रीगेन ऑल माई एनर्जीज जो मेरे शरीर से लॉस्ट हो चुकी है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊँगा, जिसके और इसी के कारण मैं अपनी वीडियो डाल नहीं पा रहा था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। बट अभी क्या हो रहा था, जब मैं आफ्टरनून के आसपास जब मैं वीडियो अपलोड कर क्वेश्चन अब डाल रहा था अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे का मैंने क्वेरीज देखी थी, जिसमें मुझे एक मेजर क्वेरीज ये पता चली कि बच्चे ना बार बार मेरे से ये पूछ रहे हैं कि भैया हमारे ना नंबर एक पर्टिकुलर नंबर पे अटक चुके हैं, ना ही उसमें बढ़ रहे हैं ना ही घट रहे हैं, इवन कभी कभी घट जाते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं। तो उस जगह पे हम क्या करें? चल, अभी मैं तुम्हें सब बता दूंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए सो दैट तुम्हारे नंबर बढ़ सके। इवन जब मैं तुम्हारे टाइम पे था, लाइक जब मेरे 400-500 नंबर आ रहे थे, तो मैंने ऐसा क्या किया था ताकि मेरे नंबर जो थे एकदम से बूस्टअप कर गए थे, जो आराम से 400 से 500 फिर 600 तक भी पहुंच गया, तो 700 तक भी आने लग गए थे। ठीक है, अब देखो टेलीग्राम पे ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। लाइक अभी हम बहुत अच्छी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ भाई ज्वाइन करो उसको, और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी एनसीईआरटी बेस्ड। मतलब कि एनसीईआरटी कुछ हिडन लाइन जो मैंने डाल रखी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस, क्या ऐसे रीजंस हैं कि तुम में से किसी के भी नंबर नहीं बढ़ पाए, इवन मेरे भी क्यों नहीं बढ़ पाए थे। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि वाई योर मार्क्स इज नॉट इंक्रीजिंग और स्टक मार्क्स। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये इस टाइम पे ना अभी 3 तरह के बच्चों को मैंने 3 कैटेगरी पे बच्चों को बांट रखा है। पहला वो जिनके 400 नंबर आ रखे हैं, जिनके कितने नंबर है, 400 या 400 से कम आ रहे हैं। दूसरे वो जिनके 400 से 500 नंबर आ रहे हैं, और एक तीसरे वो जिनके 500 से ज़्यादा या 600 प्लस भी क्रॉस कर चुके हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो 400 वाले बच्चे हैं उनको अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अभी इस समय पे तुम्हारे 400 नंबर आना वो अभी बहुत मतलब अभी पुअर कंडीशन है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, अगर तुम राइट पाथ में और अच्छी तरह मेहनत करो तो अभी भी सिलेक्शन के हाई चांसेस है। जिनके 400 से 500 आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बस दिक्कत ये है कि उनको अभी थोड़ा सा और फोकस रहना पड़ेगा, अपनी गलती पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और जो उनकी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें जो टॉपिक्स उनके कमज़ोर है वो उनको और ब्रशअप करना पड़ेगा। आखिरी वो है जो है जिनके 500 या 600 नंबर आ रहे हैं या उससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। इन बच्चों के लिए मेरी हाईली रिकमेंडेशन है, तुम इस समय पे तुम्हें ज़्यादा सेंसिटिव होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस समय पे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं इधर उधर ज़्यादा भटकने लगते हैं। लाइक वो सोचते हैं कि भाई मेरे 600 नंबर आ रहे हैं तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूँगा कर लूँगी, या फिर जो जो भी है। इस समय तुम्हें हाईली फोकस और हाईली कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्लीज़ इस समय भटकना मत। 600 वाले जितने भी आ रहे हैं, 500 वाले आ रहे हैं, तुम बस मेहनत करते रहो। कुछ महीनों के बाद है अभी 40 या 45 दिन बचे हैं, बस इतनी मेहनत और कर लो, उसके बाद डेफिनेटली यू विल बिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे के 400 नंबर आ रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए सो दैट उनके नंबर इंक्रीज हो जाए। पहले हम बात करते हैं कि वो कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं। पहली चीज़, एक तो वो पढ़ कम रहे हैं, ज़्यादा पढ़ नहीं रहे। लाइक वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि भैया मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ये भलाना ढिकाना। भाई तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें बस ये करना है कि तुम्हें एक्शन करना है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ओवर थिंकिंग मत करो। दूसरी चीज़, उनके चैप्टर नहीं कंप्लीट है। तीसरी चीज़, वो प्रॉपर रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं। अगली चीज़ कि वो ना टेस्ट पे ज़्यादा टाइम दे ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि भाई हम टेस्ट नहीं देंगे, हम बाकी सब चीज़ हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद ना ही वो प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं पेपर की, और ना ही वो क्या कर रहे हैं, और उनके लिए एक छोटी सी चीज़ मैं एडवाइस ये करना चाहूँगा कि भाई तुम्हें अभी एक टेस्ट ही देना है एक वीक में। तुम्हें सबसे ज़्यादा टाइम देना है अपने रिवीजन के ऊपर, चैप्टर कंप्लीशन के ऊपर, और साथ ही साथ में टेस्ट एनालिसिस के ऊपर। देखो मैं हर एक वीडियो में ये जरूर कहता हूँ कि भाई टेस्ट एनालिसिस करो। तुम्हें मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि एक टेस्ट कैसे देते हैं और किस तरह से एनालिसिस करते हैं, कितना टाइम लगता है किसी पेपर को एनालिसिस करने में, और किस तरह से टेस्ट को एनालाइज करते हैं ये भी मैंने बता रखा है। तो प्लीज़ जाओ उस वीडियो को देखो और उससे सीखो, क्योंकि टेस्ट ही तुम्हें सब कुछ बताएगी कि तुम कहाँ लैग करो, तुम्हें कैसे इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है, ये हो गए वो बच्चे जिनके 400 नंबर आ रहे हैं। अब बात करते हैं जिनके 500 400 या 500 नंबर आ रहे हैं, वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं। पहली चीज़, उनके ना चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट रहता है, लेकिन ना कुछ कुछ चीज़ें उनके कंप्लीट रह जाती है, या फिर उनके कुछ स्पेशल टॉपिक होते हैं वही उनके वीक रहते हैं, बस उनको उन पर ध्यान देना होता है, या फिर उनको बस उन चीज़ों का पता करना होता है। ठीक है, या फिर वो ना कभी कभी क्या होता है, पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो रिविजन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है वो टेस्ट में जाके भूल जाते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि भैया मैंने पढ़ा तो था लेकिन मैं भूल गया या भूल गई, ऐसा बहुत बच्चे मुझे कहते हैं। तो वो क्या होता है, वो रिविजन नहीं कर पाते। तीसरी चीज कि उनके कंसेप्ट तो अच्छे हैं, दे आर गुड एट देयर कंसेप्ट, बट क्या होता है कि उनको ना बस चीज़ों का ब्रशअप करने की जरूरत है। लाइक उन्हें सब चीज़ आता है, बट ना कभी कभी क्या होता है कि हमें ना ये पता नहीं चल जाता कि भाई मेरी जो गलती है, मतलब उस गलती को मैं कैसे क्या करूं ताकि वो और कम हो जाए।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी भी याद है कि हमेशा ना एक टॉपिक था एंगुलर मोमेंटम का, उसमें ना मैं हमेशा कुछ ना कुछ गलतियाँ करता था। तो मैंने सोचा भाई एक बार इसको लेके बैठ जाते हैं, इस टॉपिक को आज खत्म ही कर देते हैं। और सच बता रहा हूँ, उस दिन मैंने मतलब 5 घंटे लगाए थे उस एंगुलर मोमेंटम को खत्म करने में, और उसके बाद से आज तक मेरे कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मैंने बैठा, मुझे पता चल गया कि मेरी एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर दिक्कत है, उसे बैठो, उसे एक दिन के अंदर क्या जितना तुम्हें टाइम लगता है उससे लो और बैठ के खत्म कर दो। मतलब ये कह दो कि भाई आज इसकी मैं बैंड बजा के रहूँगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की, ठीक है। और इनके लिए एक छोटी सी एडवाइस मेरी ये रहती है कि तुम जो आराम से हफ्ते में 2 टेस्ट दो। अगर तुम 3 भी कर सकते हो तो कोई बात नहीं, कर लो, लेकिन अपनी एक कैपेसिटी देख लेना कि भाई तुम्हारी कैपेसिटी क्या है। जैसे 600 वाले बच्चे हैं, इनको इनके चैप्टर भी कंप्लीट है, मतलब इनका सिलेबस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। इनको मेन दिक्कत कहाँ पे होगी, इनके कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही वीक होंगे, बाकी सब इनका ठीक होगा। पर्टिकुलर टॉपिक जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मोर्फो की बात करें तो हो सकता है मोर्फो में उन्हें विनेशन नहीं आता हो, या फिर उन्हें एस्टिवेशन नहीं आता हो, या प्लेसेंटेशन नहीं आता हो, ठीक है। उसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है इनका वीक हो। फिजिक्स में भी सेम चीज़ होता है। और इनके लिए एक मेरी छोटी सी एडवाइस रहती है कि तुम जो वो 2 से 3 टेस्ट या 4 टेस्ट भी दे सकते हो, या फिर तुम ऑल्टरनेटिव पे दे सकते हो, या फिर तुम एक क्या कर सकते हो अपने कैपेसिटी के ऊपर। लाइक मेरी जो कैपेसिटी रहती थी वो यूजुअली ये रहती थी कि स्टार्टिंग के मंथ में मैं हफ्ते में 1 देता था, फिर हफ्ते में मैंने 2 किए, फिर हफ्ते में मैंने 3 किए, ठीक है। लेकिन रियरली कोई ऐसा टेस्ट हुआ जिसमें मैं 4 भी गया हूँ। लाइक जो यूजुअली जब मेरे 650 प्लस आने लग गए थे, तब मैंने ऑल्टरनेटिव डेज पे या फिर हफ्ते में 4 टेस्ट देने तब मैंने स्टार्ट किए थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें इस रेंज में आ रहे हो तो यू कैन गो विद दिस, कि किस तरह की गलतियाँ तुम एक टेस्ट में कर सकते हो। पहली गलती हो सकती है कि तुम्हारी नॉलेज ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है, या फिर तुम्हें कभी कभी कहते हैं हमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाती है, या तुम कोई सिली मिस्टेक कर रहे हो, या फिर तुम्हें भाई क्या बोलता है क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हो गई, या फिर तुम्हें टाइम ही नहीं मिला, या फिर तुमने आधा किया और आधा छोड़ दिया। अगला हो सकता है कि तुमने टाइम मैनेजमेंट नहीं की। अगला हो सकता है कि सबसे बड़ी दिक्कत हो ये वाली जो है प्रेशर एंड एग्जाम स्ट्रेस। मतलब बहुत बच्चे मुझे कहते हैं भैया प्रेशर में हमसे क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हो पाए, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि तुमने क्या क्या ऑप्शन चेक ही नहीं किए, सारे के सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं। तुम्हारे कंसेप्ट वीक है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंसेप्ट ही तुम्हारी वीक है, उसे ठीक करो। लैक ऑफ रिवीजन, तुमने रिवीजन ही नहीं किया है, तुमने सही से क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है, तुमने आधा पढ़ा तो उसके बाद तुमने छोड़ दिया। या फिर एक सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि भैया हमने क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, या फिर एक और दिक्कत होती है वो है कि भैया हमने तुक्का मारा और हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। अब देखो मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, या फिर मैं तुम्हें इस समय क्या बोलूँगा सो दैट तुम्हारे नंबर इंक्रीज हो सके, क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी। देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें ये बताया था कि तुम्हें क्या करना है, एक टेस्ट से पहले, एक किसी भी टेस्ट से पहले तुम्हें एक प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल बनाना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम एक टेस्ट दे रहे हो तो डेफिनेटली हर एक टेस्ट के बीच में 1 हफ्ते का गैप होना चाहिए, 1 हफ्ते का गैप होना चाहिए। लाइक स्टार्टिंग में तो मेरे 1 हफ्ते का था, जो मार्च था उसमें भी मेरे कुछ टेस्ट है जिसमें 1 हफ्ते का मैंने गैप रखा था। तो अगर मान लो जैसे यूजुअली नीट प्रेप में जो होते थे वो टेस्ट होते थे संडे को, ठीक है। तो मैं क्या करता था कि ऑलमोस्ट मंडे को मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता था। मंडे को मैं करता था प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता था। रिवीजन मैं कैसे करता था, सबसे पहले मैं रिवीजन करता था। कैसे करता था, सबसे पहले मैंने अपने क्लास नोट्स उठाए, या फिर अगर मेरा कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो उसको मैंने उठाया। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, क्लास नोट्स पढ़े, फिर मैंने उसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे थे उसे अटैम्प्ट किए। क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद मैंने क्या किया, अपने गया शॉर्ट नोट्स के पास, मैंने क्या अपने शॉर्ट नोट जो मेरे पास थे और उसके बाद शॉर्ट नोट जैसे ही मेरे कंप्लीट हो गए, फिर मैं ऑलमोस्ट 50 से 80 क्वेश्चन मैं कर लेता था सेम डे सेम चैप्टर के मैं 80 से 50 क्वेश्चन कर लेता। और नेक्स्ट डे मैं करता था PYQ सोल्व करता था। क्यों करता था, ताकि मुझे चीज़ें याद रहे कि हाँ भाई जो मैंने लास्ट डे पढ़ा था वो मुझे याद है या नहीं है। तो ये मेरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी थी टू रिवाइज द चैप्टर, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो मेरा कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है, मान लो कोई ऐसा चैप्टर आ गया जो मेरा कंप्लीट नहीं है, तो मैं क्या करता था यूजुअली उन चैप्टर्स के मैं या फिर मैं वन शॉट देख लेता था। वन शॉट के बाद नोट्स पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर PYQ सोल्व किया। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कहता था, नोट्स क्वेश्चन फिर PYQ। और जो नोट्स होते थे वो मेरे कौन से होते थे, जो क्वेश्चन होते थे वो कौन से होते थे, मेरे नोट्स के क्वेश्चन होते थे। उसके बाद डायरेक्ट मैं PYQ के पास जाता था, उसकी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं नहीं करता था, ठीक है। अब PYQ करने से क्या होगा कि अगर तुम्हारा मान लो कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, एक बेसिक नॉलेज और टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से FAQ है वो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मान लो, अब एक छोटी सी चीज़ जो मैं हर बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि जो तुम्हारा टेस्ट का सिलेबस है वो 1 से 2 दिन पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। द रीज़न इज़ कि बच्चे मेरे से बहुत बार कहते हैं कि भैया हमने पढ़ा था लेकिन हम भूल गए। द रीज़न इज़ कि तुमने वो पहले 5-6 दिन पहले पढ़ा था, तो तुम्हें कैसे याद रह जाएगा वो चीज़ें। तो इसलिए अगर मेरा कोई टेस्ट संडे को है तो मैं ट्राई करता था कि फ्राइडे तक सब कंप्लीट हो जाए, और फ्राइडे का जो डे है या फिर सैटरडे का डे है उसमें मैं बैठ के बस चीज़ों को रिवाइज करूँ, ताकि अगर टेस्ट में मेरे पास ये एक्सक्यूज़ ना रहे कि भाई मैं चीज़ें भूल गया। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो तुमने कर लिया कम से कम वो तो तुम करेक्ट करके आओ, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करता था, वही फ्राइडे को मैंने सिलेबस खत्म कर लिया, और एक से 2 दिन पहले मैंने क्या कर लिया, सारी की सारी चीज़ें रिवाइज कर ली। और हमेशा बच्चे यही कहते हैं कि मेरे से कि भैया
चीज़ें भूल गए, तो चीज़ें भूलने का मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें सिलेबस 1-2 दिन पहले पूरा कर लेना है, ठीक है? अब अगला डाउट आता है कि भैया हमें ना 2 ऑप्शंस में या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न होगी। देखो, मैं ये मानता हूँ कि अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न है, मतलब कि तुमने एनसीईआरटी सही से नहीं पढ़ी है, तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई एनसीईआरटी में कांसेप्ट क्या-क्या है और और उसमें क्या उसमें क्या-क्या चीज़ें दे रखी है, जो जो सबसे ज़्यादा जानने वाली चीज़ें होती है। तो क्या इससे तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले तुम यूज़ कर सकते हो मेमोराइज़िंग टेक्निक। जो मैंने तुम्हें बता रखा था कि क्या करो, तुम क्वेश्चन से एनसीईआरटी की तरफ जाओ, क्वेश्चन से एनसीईआरटी की तरफ जाओ। अगर तुम ये चीज़ करते हो, डेफिनेटली तुम्हें कभी कोई भी ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है? या फिर तुम क्या कर सकते हो, निमोनिक यूज करते हो। लाइक बहुत बच्चे जो होते हैं वो प्रेजेंटेशन के होगा, एग्जाम्पल्स के लिए होगा, या फिर जो मैं मुझे अभी भी याद है कि जो एक्सक्यूटिव वाला चैप्टर था मुझको बहुत मुश्किल लगता था, उसके ज़्यादातर चीज़ें मैंने निमोनिक से ही याद की थी। तुम वो चीज़ कर सकते हो और ट्राई करो कि जो तुम्हारे डायग्राम है, डायग्राम के बेसिस पे सारी चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई चैप्टर खोला, तुमने डायग्राम देख लिया, फिर उसको उसके बारे में टॉपिक सोचो कि हाँ भाई इसके अंदर ये चीज़ें थी, और इस उस तरह से रिवाइज करो, सो दैट तुम्हें ऑप्शन में फिर कंफ्यूजन होगी ही नहीं, डेफिनेटली। अगली बात हो गई कि भैया हमें ना टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। देखो, मैंने अपने लास्ट वीडियो जिसमें मैंने बता रखी है हाउ टू अटेम्प्ट अ टेस्ट में, तुम्हें मैंने हर चीज़ बता रखी है कि एक प्रैक्टिकल टाइम और आइडियल टाइम हमेशा अपने पास रखना, सो दैट तुम एग्जाम में स्ट्रेसफुल कंडीशन ना पाए, ठीक है? ट्राई करो इस क्वेश्चन को स्किप करने का। अगर उसमें क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे स्किप कर दो, छोड़ दो भाई, तुम्हें टाइम मिल जाएगा बाद में करने का, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं उसे सोल्व करो पहले, ठीक है? और ट्राई करो कि राउंड्स में क्वेश्चन करो। मैं तुम्हें बता रखा है कि मैं यूजुअली पेपर को 3 राउंड्स में करता था, और तुम भी उनको 3 राउंड में कोशिश करो। और सबसे मेन चीज़ की सीक्वेंस रखो अपना, कि तुम्हारी क्या सीक्वेंस रहनी चाहिए, सो दैट तुम कोई भी लास्ट मोमेंट में कोई भी गलती ना करो, या फिर कोई भी एक अननेसेसरी स्ट्रेस या प्रेशर ना आए तुम्हारे माइंड के ऊपर, ठीक है? अब देखो, दो चीज़ रखती है कि 2 चीज़ रखता था मैं हमेशा। एक रखता था मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, या फिर जो मुझे सोल्व नहीं हो, उसमें मैं हमेशा क्या करता था, सर्कल करता था, ठीक है? और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे जो मतलब मुझे आते थे, लेकिन उसमें ना टाइम की नीड थी मुझे, मतलब टाइम की ज़रूरत पड़ती थी, या इसमें मुझे पता है कि भाई इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए उसे मैं क्या करता था, उसके ऊपर मैं स्टार लगा देता था, सो दैट बाद में जाके मैं क्वेश्चन को आके देख सकूँ। ठीक है? अब देखो, एक मेरी छोटी सी एक छोटी सी रिकमेंडेशन रहती है कि तुम ना क्या करो, सिली मिस्टेक या फिर टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि तुम ना चीज़ों को लिख लो। लाइक अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन कुछ दिया हो, तो उसके जो हाइलाइटिंग पॉइंट होते हैं या फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसे साइड के पेपर में कहीं लिख लो, या फिर उसको ना सर्कल कर लो। अगर लिखने की जगह तुम्हें नहीं मिलेगी तो उसे सर्कल कर लो, सो दैट तुम्हें याद रहे कि हमें क्वेश्चन में ये चीज़ें डाटा दे रखी है और कोई भी तुम गलती ना करो। अगली चीज़ होती है भैया सिली मिस्टेक। हमेशा मेरे से बच्चे कहते हैं भैया, हर एक बच्चा मेरे से हमेशा सेम क्वेश्चन पूछता है कि भैया सिली मिस्टेक को कैसे मैंने कितने बार बता रखा है, लेकिन स्टिल दे आस्क, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। पहली चीज़ तो देखो, तुम्हें ना किसी भी क्वेश्चन को कामली और पीसफुली रीड करना है। आराम-आराम से, बिल्कुल कोई टेंशन लेना नहीं है, आराम से रीड करो। जितने तुम आराम से क्वेश्चन रीड करोगे और जितना तुम कॉन्शियसली रीड करोगे, उतने हाई चांसेस होंगे तुम सिली मिस्टेक नहीं करो। पहली चीज़, यूज़ पेन। देखो, तुम्हें एनटीए वालों ने तुम्हें एक पेन दे रखा होगा, जिसे तुमने इसके दिए कम, इस पेन के लिए तुमने कम से कम 1400-1500 रुपए खर्च किए। तो इसे जितना हो सके उतना खर्च कर दो। पूरा इसे खत्म भी कर दो। अगर तुम कर सकते हो खत्म, तो पूरा का पूरा खत्म कर दो। ठीक है? पेन का इतनी अच्छी तरह यूज़ करो कि भाई तुम जब बाहर निकलो, तुम क्या सोचो, देखो भाई मैंने आधा पेन खत्म कर दिया, मतलब मैंने इतनी अच्छी तरह पेन को यूज़ किया। 1500 को वसूलो पूरा का पूरा, ठीक है? अंडरलाइन करो चीज़ों को, डाटा अलग लिख लो, सेपरेटली लिख लो, या फिर चेक करो सारे के सारे पॉइंट्स को। लाइक मैं, मुझे तभी भी याद है कि मैं हर एक चीज़ों को ऐसे लाइन करके, ऐसे करके पढ़ता था कि भाई हाँ, कि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट टाइप है तो मैं ऐसे करके सर्कल कर लेता था। तो तुम वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है? और एक बार ना आंसर टिक करने से पहले ना चीज़ों को रीचेक कर लो कि यूनिट में क्या पूछी है तुमसे, कहीं 5 टाइम्स 5x या 6x ऐसी वैल्यू तो नहीं पूछ लिया। ये सारी चीज़ें याद रखना। और एक ही चीज़ की सर्कल करो कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट को, लाइक इनकरेक्ट हो गया, नोट करेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, नोट इनकरेक्ट हो गया, नोट रॉन्ग हो गया। ऐसी चीज़ों पे बच्चे जल्दी फंसते हैं। तो ट्राई करो कि इन सब चीज़ों को तुम क्या करो, इन सब चीज़ों को पहले ही हाईलाइट कर दो, सो दैट तुम्हें बाद में कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़े कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या था। अगली चीज़ आती है भैया एग्जाम स्ट्रेस। हर बच्चा मेरे से दोबारा ये चीज़ पूछता है कि भैया एग्जाम स्ट्रेस बहुत हो रहा है, ठीक है? अब देखो, एग्जाम स्ट्रेस को कैसे अगर तुम्हें एग्जाम स्ट्रेस होता है तो तुम क्या करो, पहली चीज़ मैं हर बच्चे को कहता हूँ कि भैया मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। डेफिनेटली मेडिटेशन से तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और नंबर बहुत जल्दी तुम्हारे बढ़ेंगे, ठीक है? तुम्हारे पास ऑर्डर होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ताकि तुम्हें एग्जाम में अननेसेसरी स्ट्रेस ना हो, ठीक है? और ऑलरेडी मैंने तुम्हें इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि भाई मेडिटेशन कैसे करने, जाके वो वीडियो देख लो, सो दैट तुम्हें पता चल सके, ठीक है? और एक छोटी सी चीज़ जो मैं हर एक बच्चे को कहता हूँ कि भाई अगर तुम्हें ज़्यादा ही स्ट्रेस होता है ना टाइम को लेकर, तो टाइम बॉन्डेड टाइम में तुम क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लाइक टाइम बॉन्ड लगा दो 1 मिनट। तो अगर तुम्हें लगता है फिजिक्स का क्वेश्चन मैं 1 मिनट में कर सकता हूँ, 1 मिनट लगा दो। 1.5 मिनट में कर सकता हूँ, 1.5 मिनट का टाइमर लगा दो, सो दैट तुम्हें तो पहले से ही तुम्हें क्या दे, क्वेश्चन करते समय स्ट्रेस हो जाए, और अगर तुम नीट के एग्जाम में तुम उस स्ट्रेस को झेल सको, तो ये कर सकते हो। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भैया अगर मान लो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गए, तो तब हम क्या करें? देखो, आउट ऑफ एनसीईआरटी जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं। इसके लिए मैं हर एक चीज़ बच्चों को छोटी सी चीज़ कहता हूँ कि ट्राई करो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करने का। एलिमिनेशन मेथड तुम्हें पता है क्या होता होगा कि
देख लो कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और जो बच्चा होगा वो वाला करेक्ट होगा। तो एलिमिनेशन में ऐसे मेथड को यूज़ करो। अगर एलिमिनेशन से नहीं होता तो ट्राई करो दो से ज़्यादा चैप्टर को तुम क्या करो रिलेट कर सको। लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम चाहो तो कर सकते हो, लाइक अगर तुम मोर्फोलॉजी देखो और एनाटॉमी देखो और 12th क्लास में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, चाहो तो उन सबको ना तुम रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम देखो जो न्यूरल वाला चैप्टर है, न्यूरल और न्यूरल नहीं, जो तुम्हारा केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें जो हार्मोन वाला पार्ट होता है, उन दोनों को तुम मिला सकते हो। तो उसमें कोई रिलेशनशिप मिल जाता है, लाइक दोनों कहीं ना कहीं चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं। तो ट्राई करो कि एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर अगर इन दोनों से काम नहीं पड़ता तो देखो लास्ट ऑप्शन ये है कि तुम उस क्वेश्चन को छोड़ दो। द रीजन इज कि इट इज बेटर टू गेट 0 मार्क्स रेदर देन -1 मार्क्स। इस चीज़ को मैं हमेशा सोचता था कि भाई 0 मार्क्स मिलने मुझे ज़्यादा प्रीफर है रेदर देन -1 मार्क्स, ठीक है। तो सेम चीज़ तुम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इतना कुछ करने के बाद फॉर एग्जांपल बच्चे कहते हैं भाई हम ये सब कर चुके हैं लेकिन तब भी हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे। लाइक मुझे अभी भी याद है जब मेरे 650 नंबर थे, जब मेरे नंबर आने लग गए थे तो मैंने ये सारी चीज़ें अपनाई थी लेकिन मेरे नंबर तब भी नहीं बढ़ रहे थे। तो इस समय तुम्हें क्या करने की जरूरत है, यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटेजी। क्या है, तुम्हें अब अपने स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत आ गई है। मैं ये मानता हूँ, लाइक मुझे अभी भी याद है कि जब मैं नीट प्रेप का टेस्ट देता था, जब मेरे 650 नंबर आने लग गए थे तो मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे थे। तो मैंने सर के पास गया और सर ने मुझे कहा, मैंने उनको हर एक चीज़ बता दिया। उन्होंने मुझे कहा कि जा अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दो। डेफिनेटली मैंने क्या किया था, अप्रैल के लास्ट के 2 हफ्तों में मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी थी। यूजुअली मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसको मैंने चेंज कर दी थी केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स से। मतलब कि लास्ट मोमेंट पे देखो, मैं ये नहीं कहता कि तुम लास्ट मोमेंट पे ऐसे कोई रिस्क लो। अभी तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ते तो भाई तुम ये स्ट्रेटेजी के साथ जा सकते हो। लाइक अगर तुम्हें सीक्वेंस चेंज कर लो या ऑर्डर चेंज कर लो या OMR शीट बनने की स्ट्रेटेजी चेंज कर लो। अगर तुम ये सब चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखे। लाइक मुझे तो इंप्रूवमेंट दिखी थी, इसलिए मैंने क्या कहता है नीट के एग्जाम में भी मैंने ये सीक्वेंस फॉलो किया था और अपने जो मेरे लास्ट के टेस्ट थे उसमें भी मैंने सेम चीज़ फॉलो की थी। तो तुम ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और एक छोटी सी चीज़ मेरी ये रहेगी कि भाई देखो अपने इसके बाद भी तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ते तो अब मैं ये कहता हूँ कि तुम अब ना तुम्हें ज़रूरत है अपने पुराने टेस्ट को उठा के उसे एनालिसिस करने की। देखो बार बार अगर तुम मान लो तुम्हारे नंबर एक जगह स्टक हो चुका है, मतलब ये कहीं ना कहीं ये गलती है कि तुम एक ही गलती बार बार रिपीट करे जा रहे हो। अब ये जरूरत है कि तुम अपने पुराने पेपर से उठाओ और उनको देखो कि तुम क्या तुम गलती बार बार रिपीट कर रहे हो। लाइक तुम्हें कोई पर्टिकुलर टॉपिक में गलती कर रहे हो, सिली मिस्टेक में गलती कर रहे हो, या तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस में गलती कर रहे हो, ये सारी गलती अगर तुम रिपीट कर रहे हो ना तो उसको एक बार एनालिसिस करो और ट्राई करो कि उस चीज़ को तुम बार बार रिवाइज करो। बार बार देखो कि हाँ भाई मुझे ये गलती बार बार नहीं करना है। तुम्हें याद होगा इसी वो तो टाइल के ऊपर मेरी सारी की सारी चीज़ें लगी हुई थी और इसी टाइल ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मुझे अपनी चीज़ें रिमाइंड करने में कि हाँ भाई ये गलती बार बार नहीं करनी है। तो तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब छोटी सी बात, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भाई देखो टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेस्ट हर बंदा दे सकता है, कोई घटिया से घटिया बंदा को वो भी आके बैठ जाएगा टेस्ट देने के लिए, क्योंकि उसको 3 घंटे कहीं ना कहीं बर्बाद तो करने हैं। लेकिन टेस्ट से तुम क्या सीखे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, टेस्ट से तुम क्या सीखे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब छोटी सी बात, एक हमेशा मैं कहता हूँ कि रिजल्ट जो है वो एक दिन में नहीं आता पर एक दिन जरूर आता है। तो देखो मेहनत जो है तुम वो करते रहो। इसमें से देख लो कि तुम्हें क्या लगता है कि हाँ भाई मेरे नंबर किस कारण की वजह से नहीं बढ़ पा रहे। मैंने तुम्हें सारे बता दिए कि भाई 400 वाले को करना चाहिए, 500 वाले को, 600 वाले को करना चाहिए, क्या क्या गलती तुम कर सकते हो, उसे तुम कैसे सुधार सकते हो, मैंने कैसे सुधारा था, मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो क्या करो, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, सब चीज़ तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम देख लो कि तुम्हें किस तरह से करना है। और इवन मुझे ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर जो तो यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी मुझे बता सकते हो कि हाँ भैया हमने अपने में ये चेंजेस किया और हमारे नंबर बढ़ने स्टार्ट हो गए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, तब तक के लिए बाय।